तो ये शुरू से बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्या नेपोलियन कोड में कितना गुण होते हैं? तो कितना होते हैं? 5 होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काम का क्या कर रहा है कि इटली और जर्मनी के क्या इटली और जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश का अंदर आते हैं? इटली और जर्मनी किस महादेश का अंदर आते हैं? तो क्या यूरोप क्या है? यूरोप महादेश एक महादेश है और यूरोप के अंदर ही सब आते हैं। क्या आता है? इटली और जर्मनी यूरोप के अंदर आते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। कितने यूरोप में महादेश है यूरोप, याद रखिएगा यूरोप महादेश है। क्या होता है? यूरोप महादेश है, समझ लीजिएगा। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुई? मतलब राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुई? तो हम लोग जानते हैं कि पुनः जागरण से हुआ। कहीं आप पुनः जागरण को ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, समझ गए। तो आगे हम लोग चलते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ? अब आप लोग समझिए पूरा। वियना कांग्रेस क्या होता है? तो कांग्रेस मतलब ही बताएं, चाहे संधि के या सम्मेलन के या कांग्रेस की है। तो वियना की संधि कब हुई? तो 1815 में हुई। कब हुई? 1815 में वियना की संधि, समझ गए। तो आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1830 की बाद का फ्रांस में किस मतलब प्रकार का शासन व्यवस्था है? मतलब 1830 के बाद किस शासन वंश का स्थापना हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि संवैधानिक क्या होता है। अच्छा बताइए संवैधानिक मतलब क्या होता है? संवैधानिक मतलब होता है कि जैसे कि मतलब जनता के हित में काम करे, जनता के हित ही में हो, जनता के द्वारा ही सोचा गया, उससे क्या कहते हैं? संवैधानिक कहते हैं, समझ गए। तो क्या होता है संवैधानिक? ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? मतलब यंग यूरोप का संगठन कौन किया था? संगठन कौन किया था? तो क्या होगा? तो सबसे देखिए सबसे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है। एक कार्बोनारी हो गया, उसके बाद नागरिक हो गया, यंग इटली, एक यंग यूरोप। तो हो जाएगा क्या पूछ रहा है हमसे? यंग यूरोप पूछ रहा है। तो यंग यूरोप तो कौन किया था? तो मेटिन ने किया था। मेटिन ने 4 संगठन किया था। वो कौन कौन किया था? देखिए 1820 में किया था, उसके बाद किया था 1830 में किया था, उसके बाद 1821 में 31 में किया था, फिर 1834 में किया था। ये 4 संगठन किया था, समझ गए। तो आगे हम लोग चलते हैं। उसका एक है इटली के एकीकरण का मसीहा कौन है? मतलब एकीकरण का मसीहा कौन है? तो इटली का एकीकरण का मसीहा मेजनी है। कौन है? मेजनी है। और इटली का एकीकरण का मसीहा मेजनी है, क्योंकि मेजनी ने 15 साल तक बहुत ही संघर्ष किया था, तब एकीकरण हुआ। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? इटली का मसीहा कहा जाता है, समझ गए। तो आगे चलते हैं। यंग इटली का संस्थापक कौन है? मतलब यंग इटली का संगठन कौन किया था? तो मेजिन ने किया था। कौन किया था? मेजिन ने किया था। कौन किया था? मेजिन ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन में रक्त और लोह, क्या रक्त और लोह की नीति अवलंबन किसने किया? मतलब कौन अपनाया रक्त और लोह की नीति? कौन अपनाया? तो हम लोग जानते हैं बिस्मार्क ने अपनाया। कौन किया? बिस्मार्क ने अपनाया। किसने? बिस्मार्क। अब बिस्मार्क कैसा आदमी था? बिस्मार्क सवाल होता है बिस्मार्क कैसा आदमी? तो बिहार एक सफल कूटनीतिक था। मतलब उसका रणनीति ऐसा था जो रणनीति बना दे वो असफल कभी हो ही नहीं सकता, समझ गए। तो वो असफल कभी भी हो ही नहीं सकता, इसलिए कहा है सफल कूटनीतिक उसे कहा जाता है। तो बिस्मार्क इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि तो 1871 में। इसके तहत जर्मनी का एकीकरण हुआ, समझ गए। जर्मनी आजाद हुआ इसके तहत। तो 1871 में कौन संधि हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। सीडेन का युद्ध कब हुआ? सीडेन का युद्ध कब हुआ? सीडेन का युद्ध हुआ कब हुआ? 1871 में 2 कम कर दिए तो 1870 में। क्या होता है? सीडेन का युद्ध कब हुआ? कम जानते हैं 1870 में। 1870 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? मतलब जर्मनी का एकीकरण कौन किया था? तो हम लोग जानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने किया था।
क्या जर्मनी का क्यों बिस्मार्क है, इसलिए बिस्मार्क हो जाएगा इसका आंसर। तो 1871 मतलब 1871 में कौन सा समझौता अभी तो उलट के पूछा लो, उलट कर क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो क्या हो 1871 में कौन सा फ्रैंकफर्ट की संधि, क्या फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में, 1870 में कौन सी ऑस्ट्रेलिया का युद्ध हुआ, समझ गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप का मरीज कौन है, यूरोप का मरीज कौन है, तो कह रहा है यूरोप का मरीज। तो यूरोप का मरीज कौन है जिसकी मतलब यूनान को कौन बनाया था, यूनान का कौन बनाया था, गुलाम बनाया था, तुर्की बनाया था। तो जाहिर सी बात है कि तुर्की होगा, क्या ये तुर्की होगा, यूरोप का मरीज कौन है, तुर्की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए, क्या यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्यकार और विज्ञान का प्रेरक स्रोत रहा है, क्या। तो हम लोग जानते हैं कि यूनान कैसा देश था, यूनान एक सुख समृद्धि देश था, सुखी और समृद्धि देश था। यहाँ पर ज्ञान का भंडार था, कला का भंडार था, समझ ले, इसलिए केंद्र बिंदु भी कहा जाता है, यह पालन करता भी कहा जाता है इसे। तो क्या हो जाएगा कि सुखी देश कौन था, तो यूनान था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन का यूनान के स्वतंत्र मतलब यूनान के स्वतंत्र संग्राम किसकी पराजय हुई, यूनान की स्वतंत्र संग्राम में किसकी पराजय हुई, तो कौन किया था, गुलाम, गुलाम कौन बनाया था, तो बनाया था बनाया था, क्या तुर्की ने बनाया था। तो क्या तुर्की नहीं होगा थी उसका पराजय, कौन होगा, तुर्की हुआ। कौन होता है या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर, तुर्की। अब 1829 में एडामापुर की संधि किस देश के साथ है, मतलब किस संधि की, इसका संधि कब हुआ, किसके साथ हुआ, किस देश के साथ हुआ, तो हुआ कौन, रूस के साथ हुआ। किसके साथ हुआ, रूस के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन का देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है यूरोपीय सभ्यता का पालन, यूरोपीय सभ्यता का पालन करता किस देश को कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं किस देश को, अभी आप लोग बताए किस देश को सब पालन केंद्र बिंदु कहा जाता है, पालन करता कहा जाता है, समझिए। तो सुखी यूनान को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। कि तो यूरोपीय सभ्यता का पालन करता है यूनान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हंगरी की भाषा है थी, मतलब हंगरी की भाषा क्या थी, हंगरी की भाषा तो हम जानते हैं मैग्यार था, क्या मैग्यार हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन का यूरोप यात्रियों के लिए क्या था, यूरोप क्या था, यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रभाव का होकर किस भारतीय शासन में जैविक कोलॉबरेट की स्थापना हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि टीपू सुल्तान, कौन किया, जैविक टीपू सुल्तान ने किया, कौन किया, टीपू सुल्तान ने किया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है 19वीं शताब्दी में यूरोप का राष्ट्रवाद का विकास का क्या परिणाम हुआ, मतलब राष्ट्रवाद का विकास का क्या परिणाम हुआ। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्या राष्ट्रीय के राज्यों को स्थापना हुआ, क्या हुआ, राष्ट्रीय राज्यों का स्थापना हुआ, क्या हुआ, राष्ट्रीय राज्यों का स्थापना हुआ। फिर गैली बाई सबसे आसान नहीं कि सबसे आसान क्वेश्चन यही है। तो गैली बाई पैसेज तो क्या था, तो हम लोग जानते हैं कि नाभिक था, क्या था, नाभिक था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ गए, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनान को, क्या यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र मतलब कब घोषित किया गया, उसको आजाद कब किया गया। तो हम लोग जानते हैं कि 1832 में किया गया, तो किया गया 1832 में किया गया, समझिए। तो 1832 में किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने अपने कूटनीति के बल पर किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया, मतलब इटली का समस्या को
पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। कौन बना दिया? तो बना दिया काबुल ने। कौन किया था? काबुल ने, काउंट काबुल ने। क्या? काउंट काबुल ने बना दिया अपना कूटनीतिक दम पर। अगला क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती का कौन? लाल कुर्ती, लाल क्या? हाँ, लाल कुर्ती का गठन कौन किया? मतलब लाल कुर्ती का कौन गठन किया? तो हम लोग जानते हैं कि कौन किया था? काबुल ने किया। काबुल नहीं किया, काबुल ने नहीं किया, गैलीबार्ड ने किया। किसने? गैलीबार्ड ने किया लाल कुर्ती का गठन। समझ गए? अब गैलीबार्ड प्रेसिडेंट कौन था? तो नाविक था। तो क्या काबुल कौन था? काबुल कौन था? तो हम लोग जानते हैं इटली का, इटली का प्रधानमंत्री था। इटली का प्रधानमंत्री था। समझिए? तो यहाँ तक पूरा पूरा समझ में आ रहा है ना? तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन बना है कि फ्रेडस, इसका क्वेश्चन का इसका छोड़ दीजिए। अब बताइए कार्बन आदि के स्थापन कौन है? मतलब स्थापना कब हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन आदि तो 1820 में। कब हुआ? 1820 में हुआ। 1820 में कार्बन आदि संगठन हुआ। फिर बताइएगा काउंट काबुल विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? मतलब काउंट काबुल ने किस पद पर उसको बनाया? क्या बनाया? तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनाया। क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। ऑप्शन हो जाएगा, क्या बनेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? मतलब इटली का एकीकरण करना था तो किस किस का व्यक्तियों का योगदान था? तो हम लोग जानते हैं कि मेजनी का था, काउंट काबुल का था, गैलीबार्ड का था, लेकिन इसका नहीं था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों हो जाए। समझ गए? फिर विलियम प्रथम, देखिए विलियम प्रथम कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का शासक था? कहाँ पर रहने वाला था? कहाँ पर आता था? तो क्या था? प्रसा का था। क्या था? प्रसा का था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बनेगा कि जालबेरान की स्थापना किस राज्य ने की? मतलब जालबेरान की स्थापना किस राज्य ने की? तो हम लोग जानते हैं कि नेपाल से नहीं किया, प्रसा ने किया। क्या किया? प्रसा ने किया। समझ गए? तो आगे देखिए सीडन का युद्ध किसके बीच हुआ? मतलब सीडन का युद्ध किसके बीच हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ। कब हुआ? फ्रांसा और फ्रांस के बीच हुआ। अच्छा, बिस्मार्क विद्वान विचारधारा से प्रभावित था। मतलब क्या था? बिस्मार्क मतलब किस देश का, मतलब किस व्यक्ति से प्रभावित सबसे ज्यादा था? तो कौन है? हिगेल था। कौन था? हिगेल था। समझ गए? तो हिगेल के विचारों से प्रभावित था। जर्मनी और इटली का, क्या जर्मनी और इटली का एकीकरण का विरुद्ध कौन था? जर्मनी और एकीकरण का विरुद्ध कौन था? तो हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, 43 नंबर है सॉरी। तो क्या है? नेपोलियन ने जर्मनी के एकीकरण का नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? मतलब नेपोलियन ने किस संघ का स्थापना की? हम लोग जानते हैं कि राइन संघ का, जर्मन राइन संघ का। क्या? तो राइन संघ। क्या होगा? राइन संघ का किया स्थापना। अगला क्वेश्चन क्या है? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? मतलब किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो हुआ कौन हुआ? सीडन का युद्ध। कौन सा? सीडन का। मतलब फ्रांस में कितना हुआ? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। समझ गए? तो सीडोवा का युद्ध उसके हुआ। समझ गए? तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा कि जर्मेनिया क्या था? बताइए जर्मेनिया क्या था? जर्मेनिया क्या थी? तो हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक नहीं था, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक नहीं था, रूस का प्रतीक नहीं। तो हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को मैं आगे में बता दूंगा। समझ गए? आगे क्वेश्चन देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ?
तो 1871 में हुआ। सन 1871 में हुआ जर्मनी का एकीकरण। अगला क्वेश्चन, जार्मन एक संस्था है। जार्मन एक संस्था है, तो जार्मन संस्था कैसे है? संस्था एक कैसा है? तो हम लोग कहेंगे व्यापारिक है। व्यापारिक, क्या व्यापारियों की। अगला 48 नंबर क्वेश्चन कर है, सेडाओ के युद्ध में, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो हम लोग जानते हैं कि किसकी पराजय हुई। फ्रांस का नहीं हुआ, नेपल्स का नहीं हुआ, सार्डिनिया का नहीं हुआ, ऑस्ट्रिया का नहीं हुआ। तो सेडाओ के युद्ध में किसको, तो कौन किसका हुआ? ऑस्ट्रिया के लिए। क्या हुआ? ऑस्ट्रिया का हुआ। समझ गए? तो बिस्मार्क क्या था रे? बताइए, आप ही बताएं बिस्मार्क क्या था। तो हम लोग जानते हैं कि बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिक था। तो क्या हुआ? सफल कूटनीतिक था, एक कूटनीतिक था, कूटनीतिज्ञ क्या था? कूटनीतिज्ञ था। समझ गए? तो अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, हीगेल कौन था? तो हीगेल एक दार्शनिक था। क्या था? हीगेल एक दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन का देखिए, किस संधि के द्वारा, क्या था? किस संधि के द्वारा, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? मतलब किस संधि के द्वारा हुआ? हम लोग जानते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जिसका जर्मनी का एकीकरण हुआ। और बताइएगा कि सेल्सविन और होल्स्टीन संबंध किस देश के एकीकरण का जानते हैं? तो वो हो जाएगा ना जर्मनी का एकीकरण। क्या हो जाएगा? जर्मनी का एकीकरण के हिसाब से होगा। अगला क्वेश्चन करा, जर्मन राइन। क्या? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन संघ किसने किया? तो हम लोग जानते हैं कि नेपोलियन ने किया। क्या? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।